मैंने आधा खाना खाया ही था कि दरवाजा फिर से खुला और एक लंबा तगड़ा आदमी अंदर आया। उसने ट्यूट का सूट पहन रखा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने सूट के सिलने से लेकर अब तक उसे शरीर से उतारा ना हो। वो सिगार पी रहा था। उसने मुझे देखा और फिर दरवाजा बंद करके अंदर कमरे में आ गया। ओह, आपकी ही खबर मुख्य पृष्ठ पर है, उसने कहा। हाँ, मैंने खाते हुए उत्तर दिया। मैं एक बार फिर महसूस कर रहा हूं जैसे मैं युद्ध के समय जैसा संवाददाता बन गया हूं। तुमने इस ठंडी जगह में गर्मी ला दी है, उसने कहा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। उसने टेबल की तरफ देखा और कहा, तुमने कुछ पिया नहीं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो काफी फुर्ती से उठा। उसने कहा, थोड़ी सी जरूर पीनी चाहिए। हैटी एक बहुत अच्छी महिला है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि आपको पीने के लिए कुछ चाहिए। उसने अलमारी खोली, विस्की निकाली और 2 गिलासों में डालकर बोला, तुम्हारे खून की गर्मी के लिए। हमने पीना शुरू कर दिया। तुम ये सब कुछ कब तक करते रहोगे? जब तक हैरिक के कातिल का पता न चले। तो तुमने उसे नहीं मारा? नहीं, वो एक राजनैतिक हत्या थी। उसने दूसरा ड्रिंक बनाया और अपने मुंह के चारों तरफ घुमाया। पूछा, किलियानो, तुम क्या सोचते हो? मैंने पूछा। हो सकता है हैरिक का रास्ते से हटना किलियानो के फायदे का हो, वो धीरे से बोला। मुझे लगा कि वो सोना चाहता है। वो कह रहा था, जब भी कभी किसी वजह से कोई हलचल होती है तो मैं उसके बारे में लिखता हूं, लेकिन कोई चीज पूरी हो यह जरूरी है। तुम्हारे बारे में जो कुछ होगा वो करूंगा। देखता हूं क्या कहानी बनती है। मैंने इस पर कुछ नहीं कहा। उसने मुझे घूरते हुए आगे कहा, किलियानो बहुत चालाक है। उसने सारे शहर को अपनी जेब में रखा हुआ है और अब तो हैरिक भी उसके रास्ते से हट गया है। कुछ भी हो सकता है और उसको गिराना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चीजों को कैसे लिया जाए। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, यदि मुझे सही सूचना मिल जाए तो मैं किलियानो को ठीक कर सकता हूं। किस तरह की सूचना? उसने पूछा। क्या हैरिक अपना काम करता था? हाँ, वो और फ्रैंक बरूडी, लेकिन उनका व्यवहार छोटा था, बहुत छोटा। ब्रूडी कौन है? हैरिक का वकील। वो 458 ब्रेडशॉ एवेन्यू में अपनी लड़की के साथ रहता है। क्या वो हैरिक का काम पूरा करेगा? डेविस ने अपना सिर हिलाया। शायद नहीं। उसका उद्देश्य किलियानो से संघर्ष करना था। अब वो चुप हो जाएगा और किलियानो को कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसका पता नोट कर लिया। हैरिक कसीनो में इतना क्यों जाता था? मैंने पूछा। हाँ, वो बहुत जाता था। वो शायद इन लोगों के किसी रहस्य का पता लगाना चाहता था। उसे पता लगा या नहीं मैं नहीं जानता। मैं सोचता हूं उसने पता लगा लिया था और इसलिए उसे मार दिया। मैंने कहा, लॉयस स्पेंस को जानते हो? तुम वेस्ट को जानते हो? उसने जवाब पर सवाल कर दिया। लॉयस भी यहां बहुत प्रसिद्ध है। किलियानो उसे जानता है? मैं भी उसे जानता हूं। वो हमेशा अपने परिचय में बैलेंस रखती है ना? इसका मतलब कि वो किलियानो को जानती थी। हाँ, करीब 2 साल पहले ये दोनों काफी अच्छे मित्र थे। ये तब की बात है जब किलियानो ने शहर का प्रशासन संभाला। शासक बनने के बाद उसने उसकी उपेक्षा कर दी। उसे करना तो पड़ता ही। जहां तक मेरा ख्याल है वो दोस्ती और हुकूमत दोनों साथ में नहीं मिला सका होगा। हैरिक ने भी महत्व दिया होगा? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। कुछ लोग कीचड़ जरूर उछालते रहे। मुझे लगता है हैरिक वहां भी किलियानो के विषय में जानने की नीयत से जाता था और स्पेंस ने उसे धोखा दिया। हैरिक स्पेंस को कसीनो में खेलने के लिए पैसा देता था। उसने बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देखा और सोचते हुए अपने बालों में उंगली फेरने लगा और पूछा, वो ऐसा क्यों करता था? वो उससे जीते हुए नोट लेकर उसे दूसरे नोट देता था। शायद उसे संदेह हो गया था कि कसीनो में जाली नोट चलते हैं। डेविस ने सिर हिलाया। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है, पर यह काम इतना आसान नहीं। अभी तक किसी ने भी शिकायत नहीं की है। इस विषय में खोजबीन की जा सकती है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा। उसने कहा, शायद मैं कर सकता हूं। मैं वहां आता जाता रहता हूं। यदि तुम ये जान सको कि तुम्हें क्या चाहिए तो उस बात का पता लगाना मुश्किल नहीं होता। मैं भी पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये गोमेज बड़ा चालाक मालूम पड़ता है। मैंने पूछा। डेविस ने आंख झपकाई। तुम उससे मिले हो? मेरी सलाह मानो, उसके रास्ते से बाहर ही रहो। वो बहुत चतुर है। मैं उससे मिला हूं, मैंने कहा। मैं तब लॉयस के पास था जब वो कमरे में आया। अपनी पिस्तौल के कारण मैंने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। मैं उसे मार देता,
लेकिन लॉयस उसके आगे आ गई और मैंने वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। वो उनमें से था जिसने पुलिस को खबर की थी। वो बहुत बुरा आदमी है। वो लॉयस के पास किसी भी आदमी को नहीं देख सकता। व्यापार के अलावा किसी व्यक्ति ने जरा सी कोशिश की थी, गोमेज ने उसे मार दिया। मुझे मालूम है ये सब कैसे हुआ। ईर्ष्या के कारण? मैंने पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक। और वो स्टोव की तरह से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और तुम छोटे घाट के साथ उस बिल्ली नुमा घर के बारे में जानते हो? वो किसका है? स्प्रिट्जा का। श्योर? डेविड ने सिर हिलाया। वो इस शहर में अपनी तरह का एक ही मकान है। उसके खुले रखने पर उसकी बड़ी रक्षा करनी होती है। और फ्लैगर्टी के बारे में क्या जानते हो? मैंने उसके सामने बोतल बढ़ाते हुए कहा। वो किलियानो का चमचा है। वो सिर्फ एक शातिर सिपाही है और कुछ नहीं। उसने हैरिक की हत्या में साथ दिया है। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। अपने लिए ड्रिंक तैयार करते हुए डेविस ने कहा। ऐसा हो सकता है। क्या हैरिक शादीशुदा था? नहीं, लेकिन वो एक कमरे में एक गिल नाम के लड़के के साथ रहता था। उसका पता दूं? कहाँ? मैकलिन एवेन्यू। ये ब्रैडशॉ से काफी दूर है, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भी उससे पूछ चुका हूं, वो कुछ नहीं जानता। हो सकता है मुझे कुछ बताए। मैंने कहा कुछ लोगों से मिलना चाहिए। अभी भी तुमको ढूंढ रहे हैं, डेविस ने याद दिलाया। और आधी रात हो चुकी है। हम उन्हें सोने नहीं देंगे। हम? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उन्हें मेरे तुम्हारे साथ होने की आशा नहीं हो सकती। उसने जल्दी से अपने बालों में कंघी की। बोला, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी स्थिति दूसरी है, पर जब वे मुझे तुम्हारे साथ देखेंगे तो मेरे बारे में क्या समझेंगे? मैं उस पर हंसा। बोला, कम ऑन, हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं। पहले मैकलिन एवेन्यू, फिर ब्रैडशॉ। तुम्हारे पास कार है? हाँ है। बहुत अच्छा। मैं पीछे की सीट पर छिपा रहूंगा और किसी को भी शक नहीं होगा। मैं भी यही कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आओ चलें। मैं डेविस की कार की पिछली सीट पर छिपकर बैठ गया। मुझे कोई नहीं देख सकता था। डेविस सामने देखकर बोला, ओ गॉड, ये सारी जगह सिपाहियों से भरी हुई है। वो कभी भी फायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, वे मुझे नहीं मार सकते। मैं नीचे सुरक्षित हूं। लेकिन मैं नहीं हूं, डेविस बोला। वे मुझे संकेत कर रहे हैं। अपनी कमीज का कॉलर ऊपर रखो। मैंने अपने पिस्तौल को हाथ में महसूस करते हुए कहा, यह हो सकता है कि वे तुमसे समय पूछना चाहते हो। चुप रहो, उसने कहा। मैं आराम से लेट गया। बाहर से आवाजें आ रही थीं और सड़क पर भारी कदमों से चलने की आहटें हो रही थीं। इस समय तुम क्या कर रहे हो? एक तेज आवाज ने कार के अंदर बैठे डेविस से पूछा। हेलो मैसी, मैं यहां से बस गुजर रहा था, डेविस ने कहा। तुम्हारी लड़ाई कैसी चल रही है? वो अभी पकड़ा गया नहीं? हम उसे पकड़ लेंगे। तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा। घर, डेविस ने कहा। क्या मैं ठीक ठाक चला जाऊंगा? हाँ, लेकिन खतरा है, हमें दोष मत देना। अगर एक आदमी तुम्हें शूट कर दे। ये तुम क्या कह रहे हो? डेविस ने कहा। मैं 1 मिनट में 20 गोलियां चला सकता हूं। वो सिपाही हंसा। ठीक है, लेकिन अपनी स्पीड की परवाह मत करना। सड़क पर चलते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। हम अभी उधर से आए हैं। वो आदमी बिल्कुल अदृश्य हो गया है। धन्यवाद, डेविस ने कहा और अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। गाड़ी चला दी। एक क्षण बाद डेविस ने कहा, मैं थोड़ा सा डर रहा था। यह बहुत स्वाभाविक है, मैंने कहा। बाहर कैसा हो रहा है? उसने मुझे इशारा किया कि चारों तरफ सिपाही घूम रहे हैं, लेकिन वे इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और यदि उनमें से कोई हैरिक के घर के आसपास हुआ तो हमें भागना पड़ेगा। तो एक ड्रिंक ले लो और शांत हो जाओ। मैंने एक बोतल टिम के यहां से कार की पिछली सीट में रख ली थी। उसने बोतल से ही पीनी शुरू कर दी। थोड़ी सी मेरे लिए भी रख लेना, मैंने जल्दी से कहा। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है जितनी मुझे, डेविस ने कहा। लेकिन उसने बोतल पीछे मेरी तरफ घुमा दी, जो मेरे सिर में लगी। अरे, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? मुझे कोई एतराज नहीं, डेविस ने जवाब दिया और कहा, अब तुम बाहर आ सकते हो। सिपाही आंखों से ओझल हो चुके हैं। मैं सीट से उठा और बैठ गया। अब हम एक तंग गली में से गुजर रहे थे, जिसके दोनों तरफ अच्छे मकान बने हुए थे। हम वहां पहुंचने वाले हैं, डेविस ने कहा। अगली गली में उसका मकान है। जैसे ही मैंने सामने देखा, एक बड़ा भूरा प्लाईमाउथ सामने सड़क के किनारे आ गिरा। उसको देखते ही डेविस ने बड़ी जोर से गाड़ी मोड़ी और दाईं तरफ की। प्लाईमाउथ 2-4 इंच की दूरी से बाल बाल बचा। हे, ये क्या मुसीबत है? तुम छोटी सी चीज से परेशान मत हो, मैंने कहा। हम एक कोने पर मुड़े और एक छोटे से मकान के सामने रुक गए। यही हैरिक का घर है, डेविस ने कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं साथ में आऊं? मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई भी हमें साथ साथ न देखे तो अच्छा ही है। हाँ, यही ठीक है।
वो अपनी सीट पर तनकर बैठ गया और अपनी पिछली सीट पर खाली पड़ी हुई बोतल को देखा और उसे बड़े प्यार से थपथपाया। मैंने उसे वहां छोड़ा और मकान के रास्ते पर आ गया। वहां पर कोई लाइट नहीं थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ और बेल बजाई। घर के अंदर कहीं बेल बजी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर घंटी बजाई, लेकिन 4-5 मिनट तक भी कोई जवाब नहीं आया। और मैंने सोचा कि घर में कोई जवाब नहीं आया और मैंने सोचा कि घर में कोई नहीं है। डेविस ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और कहा, दरवाजे को धक्का दो। पहले मैं एक खिड़की के पास गया और झांकने लगा। खिड़की के रास्ते चांदनी के कारण कमरे का बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। सामने एक मेज थी जिसके खाने खुले हुए थे और कागज मेज पर गिरे हुए थे। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि एक आराम कुर्सी के टुकड़े टुकड़े हुए थे। हे, मैंने डेविस को बुलाया, यहां आओ। वो अपने आप में कुछ बोलते हुए धीरे धीरे मेरे पास आ गया। उसने भी खिड़की के अंदर मेरे साथ वही कुछ देखा, फिर एक कदम पीछे हट गया। ऐसा लगता है कि कोई आदमी ऊपर ऊपर से अंदर गया है। उसने अपने बालों में कंघा डालते हुए कहा, टिम की शराब बहुत अच्छी है, मैं एक घूंट और पीना चाहता हूं। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी और खिड़की के शीशे में से एक शीशा तोड़ा और खिड़की खोल दी। मैंने कमरे को देखा। ऐसा लगा जैसे इससे पहले भी कोई वहां आ चुका है। वहां कोई भी चीज साबुत नहीं थी, यहां तक कि कुर्सी, मेज और बिस्तर भी टूटकर बिखर चुके थे। मैंने घर के अन्य कमरों को देखा। हर एक कमरे की यही हालत थी। ऊपर की मंजिल पर बेडरूम के सामने वाले कमरे में मैंने एक आदमी को सफेद पैजामा पहने हुए देखा। उसके सिर का पिछला भाग चूर चूर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारे ने उसे बिस्तर पर लेटे हुए ही मार दिया था। मैं जल्दी से नीचे आया और सामने से दरवाजा खोला और डेविस को बुलाया। ऊपर आ जाओ, मैंने कहा। हम ऊपर आ गए और डेविस ने उस आदमी को देखकर कहा, अरे ये तो गिल है। उसकी आवाज भारी हो गई थी। वो बोला, अच्छा हो कि हम यहां से निकल चले, इसे मरे हुए अभी कुछ ही देर हुई है। मैंने उस आदमी को ध्यान से देखते हुए कहा, जरा सोचो, प्लाईमौत का इससे कोई संबंध है? मैं नहीं जानता। डेविस ने सीढ़ियों की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर फ्लैगर्टी ने हमें यहां देख लिया तो हम भी मारे जाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग नीचे उतरे और घर से बाहर आ गए। सर्च लाइट आकाश में घूमनी बंद हो गई थी। रात बहुत शांत थी, पर गर्मी अभी भी बहुत थी। हम कार में बैठ गए। हमें एक बहुत अच्छी कहानी मिल गई है, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं इंतजार करूंगा, कम से कम तब तक जब तक कि उन्हें इसका पता नहीं चलता। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा कि मैंने सब कुछ देखा है। उसने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और हम जल्दी से वहां से भागे। क्या ये ब्रोंडी का घर है? मैंने डेविस से पूछा। हाँ। उसने केबिन में एक गाड़ी के सामने गाड़ी रोकी, सड़क के पार। डेविस ने इशारा करते हुए कहा, मैं अब किसी भी ऐसे घर के सामने गाड़ी नहीं रोकूंगा जिसमें मृत्यु की खबर मिले। अगर कोई सिपाही हमें बाहर आते हुए देख ले तो? भूल जाओ, मैंने कहा। मुझे वो जगह दिखाओ और इतने उत्तेजित मत हो। उत्तेजना? जोर से चिल्लाने के लिए मुझे इस तरह से पीछा करना अच्छा नहीं लगता। यह बहुत खतरनाक है। हमने सड़क पार की और दूर कहीं एक गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। तभी डेविस ने कहा, यही घर है, आ जाओ, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। ब्रोंडी का घर बड़ा था और गली के पीछे था। उसका बगीचा बहुत अच्छा था और बगीचे को पार किए बिना घर अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था। हम मुख्य दरवाजे पर पहुंचे, जो खुला था। हमने नीचे आती हुई एक कार को देखा। हम एक छाया में नीचे झुक गए। एक भूरा प्लाईमौत उसी तरह से गली में आ गिरा और हमारे देखते ही देखते नजर से ओझल हो गया। मैंने कार को चलाते हुए एक आदमी की जरा सी झलक देखी, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि कार में पर्दे लगे हुए थे। इस तरह पता चल रहा था कि वे कुछ गलत करके आए हैं। डेविस ने उस आदमी को नहीं देखा। शायद ब्रोंडी खतरे में हो, मैंने कहा और जिधर से घर का रास्ता था उधर बढ़ चला। डेविस मेरे पीछे था। वो ये सोचते हुए आया कि शायद ब्रोंडी को मार दिया गया है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। वो वही कार है, उतनी ही तेज भाग रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज ढूंढ रहा है। यदि उन्होंने ब्रोंडी को मार दिया होगा तो ये बहुत बुरा होगा, डेविस ने कहा। वे तब तक ये सब कुछ करेंगे जब तक कि मुझे नहीं मारेंगे और वे मुझे मारने की पूरी कोशिश करेंगे, मैंने कहा। तब तो मैं तुम्हारे साथ घूम रहा हूं। यदि तुम हत्यारे हो तो मैं क्या हूं? ये जॉर्ज से पूछना, वो बताएगा। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और वो एकदम खुल गया। मैंने कहा, कुछ गलत लगता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, डेविस ने कहा। मुझे डर लग रहा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी दूर तक तुम्हारे साथ आ गया, बस और नहीं आऊंगा। ठीक है, मैंने कहा, वहीं कहीं बाहर रहो,
और अब भागो नहीं। मैं बाहर खड़ा हूं लेकिन अंदर नहीं आऊंगा। क्या पता यह तुम्हारे मुख्य पृष्ठ की खबर हो सकती है, मैंने कहा। मैं उस खबर को बिना तुम्हारे साथ होकर ही बना सकता हूं। डेविस ने कहा, यदि वे लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं तो वे मुझे भी बहुत बड़े हथियार के रूप में पाना चाहते होंगे। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और एक अंधेरे बरामदे के अंदर आ गया। अब की बार मैं कार से एक फ्लैश लाइट भी ले आया था। मैंने रोशनी से कई कमरों को देखा, वे बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जैसे ही मैं अंतिम दरवाजे पर पहुंचा, मुझे यकायक वही मिल गया जो मैं चाहता था। यह ब्रॉन्डी का पढ़ने का कमरा था। यह बहुत बड़ा था और चारों तरफ किताबें थीं। इससे पहले ही वहां कुछ ढूंढा जा चुका था। डेस्क की दराजें खाली थीं और कागज बिखरे हुए थे। लेकिन ऐसा दृश्य वहां नहीं था जैसा कि हैरिक के घर में हुआ था। कुर्सियां ठीक थीं, कमरे में कोई नहीं था और एक क्षण को यह सोचते हुए मैं वहां खड़ा रहा कि अब क्या करूं। यह एक बहुत बड़ा घर था। यह नहीं मालूम चल सकता था कि कितने नौकर ऊपर सोए हुए हैं, लेकिन मुझे यह तो जानना था कि ब्रॉन्डी की क्या हालत है। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ घूमा, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मैंने अपनी फ्लैश लाइट धीरे से बंद कर दी, अपनी पिस्तौल बाहर निकाली, पर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। मैं बहुत सतर्कता से दरवाजे के पास आ गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ था, कोई आवाज नहीं। अंधेरे में खामोशी के सिवा वहां कुछ नहीं था। मैं वहां काफी देर खड़ा रहा। आवाज न कमरे में थी न बाहर गली में, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे किसी की उपस्थिति का आभास हो रहा था, और यह भी कि जो व्यक्ति बाहर है वो मुझसे दूर नहीं है। इंतजार करते मैंने महसूस किया कि उपस्थित व्यक्ति बहुत कमजोर है। ये एक बहुत बेकार बात थी कि कमरे के आधे अंदर और आधे बाहर रहा जाए और किसी को महसूस किया जाए। अब मैंने कुछ सुना। ये एक बहुत पतली आवाज थी और मैंने पहली बार महसूस किया कि वो मेरे बिल्कुल पास में है। इस जानकारी ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी। धीरे से मैंने फ्लैश को छुआ और अंधेरे में ही उसकी दिशा में किया जहां से मुझे सांस चलने की आवाज आ रही थी। जब मैंने बटन दबाया, तभी कूदने के लिए तैयार हो गया कि कोई भी आदमी मेरे ऊपर फायर करे तो बच जाऊं। मेरी फ्लैश की रोशनी एक गलियारे में गई। वहां एक भयानक माहौल अनुभव किया। मैंने देखा कि गलियारे के दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी है। वो लगभग 18 साल की रही होगी। भूरी आंखों वाली एक लड़की ने काली और सुनहरी कमीज पहन रखी थी और नीले रंग का पायजामा। वो बगैर हिले डुले खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और डर से भरी हुई थी। मैंने अनुमान लगाया कि ये ब्रॉन्डी की लड़की होगी। मिस ब्रॉन्डी, मैंने तेजी से कहा, क्या तुम ठीक हो? मुझे अफसोस है अगर मैंने तुम्हें डराया है। मैं तुम्हारे पिता को खोज रहा हूं। उसने अपनी आंखें घुमाई और इससे पहले कि मैं छू लूं, वो फर्श पर गिर पड़ी। मैं उसके ऊपर झुका और देखा वो एकदम ठंडी पड़ गई थी। मैंने पिस्तौल फिर से जेब में रखी और उसे उठाया। वो बहुत हल्की और पतली थी। मैं उसे स्टडी रूम में ले गया और कुर्सी पर बिठा दिया। सारे घर में चुप्पी का साम्राज्य था। शायद वहां कोई दूसरा नहीं था। मैं मुख्य दरवाजे तक गया, लेकिन वहां डेविस न था। मैंने देखा कि वो कार में बैठा है और विस्की पी रहा है। मैं बहुत धीरे धीरे उसके पास गया और उसके कंधे को थपथपाया। तुम्हें पकड़ लिया, मैंने बनावटी आवाज में कहा। वो अपनी जगह से 1-2 इंच उछला और धीरे से ई की आवाज निकली। वो लगभग सारी बोतल पी गया था। मैंने उसके मुंह से बोतल हटाई और दूसरे हाथ से उसकी पीठ थपथपाई। एक क्षण के बाद ही वो अपने डर को भूल गया था। धूर्त, तुमने तो मुझे डरा दिया। कम ऑन, मैंने कहा, मेरे साथ आओ। क्या है? क्या अब आगे किसी और की लाश पड़ी हुई है? नहीं, अभी नहीं। लेकिन ब्रॉन्डी की लड़की थोड़ी सी बेहोशी में है और उसने रात के कपड़े पहने हुए थे। उसने कहा, चलो ऊपर चलते हैं। मिस ब्रॉन्डी वहीं पर थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। वो बहुत उदास और डरी हुई लग रही थी। इसे थोड़ी सी स्कॉच दो जिससे गर्मी आए। यहां कहीं कोई बोतल अवश्य होगी, मैंने कहा। थोड़ा बहुत खोजने के बाद मिल गई। डेविस ने सबसे पहले खुद एक लंबा घूंट लिया। बुरी नहीं है, वकील लोग अपनी बहुत देख रेख करते हैं, उसने कहा। मैंने भी थोड़े घूंट पिए। लगा कि उसने ठीक ही कहा था, यह अच्छी शराब थी। चलो जरा उस लड़की को होश में लाएं। उसके दांत भिजे हुए थे और बहुत मुश्किल से उनके बीच में थोड़ी सी विस्की डाली। उससे वो थोड़ी देर में ही होश में आ गई और उसने मेरी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं पूछा और सिर्फ हमारी तरफ देखती रही। तुम इससे पूछो, मैंने कहा, क्या चक्कर है? मुझे देखने दो, डेविस ने कहा। वो मुझे जानती है। डेविस लड़की की तरफ बढ़ा।
उसके चेहरे पर दया के भाव थे। उसने मिस ब्रॉन्डी को कहा, हे, मुझे देखो, मैं डेविस हूं। हमने सुना था कि यहां कुछ मुसीबत है। क्या हुआ बेबी? उसने मेरी तरफ देखा और बोलने की कोशिश की। डरो मत, आओ बैठो और सारी बात बताओ। वे पापा को पकड़ कर ले गए हैं। वे पापा को जबरदस्ती ले गए हैं। डेविस ने उसे फिर कुर्सी पर बिठा दिया। बोला, ठीक है, हम देख लेंगे। तुम ये बताओ कि क्या क्या हुआ। मैंने उसे गौर से देखा। डेविस उसका हाथ थपथपा रहा था। हमने मिस ब्रॉन्डी से सारी कहानी सुन ली। उसने बताया कि जब वो सो रही थी तो बाहर से कुछ आवाजें आईं और मैं जाग गई। वो नीचे गई और उसने जैसे ही झांका तो पाया कि ब्रॉन्डी दीवार से सटकर खड़ा हुआ था। उसके हाथ ऊपर थे और एक आदमी जिसने ब्राउन शर्ट पहना हुआ था उसे पिस्तौल से डरा रहा था और कह रहा था, ओके, यदि तुम यही चाहते हो तो आओ, हम बाहर चलेंगे। वो उसकी मदद करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई और इस तरह से वे लोग ब्रॉन्डी को अंधेरी गली में से होकर गुजारते हुए ले गए। कुछ मिनट के बाद ही एक कार के तेजी से जाने की आवाज आई। क्या उस आदमी को तुमने कभी देखा था? डेविस ने पूछा। उसने नहीं में सिर हिलाया। डेविस ने उसे एक और ड्रिंक देना चाहा लेकिन उसने नहीं पिया और वो यही कहती रही, तुम यहां मत रुको प्लीज, मेरे पापा को वापस ले आओ, हम उन्हें ले आएंगे। लेकिन ये बताओ कि उन्हें कौन ले गया है? वो छोटा और बड़ा भयानक सा दिखने वाला आदमी था। क्या उसके चेहरे के ऊपर का भाग कटा हुआ था? डेविस ने पूछा। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया और कहा, तुम उसे जानते हो? उसने कहा, शायद। वो थॉमसन होगा, किलियानो का दाहिना हाथ। तुम जानते हो वो कहाँ गया है? मैं जानता हूं, लेकिन उसे इस वक्त छोड़ देना ही ठीक होगा। वो कहाँ रहता है? संसोरा के जुआ घर में। ओके, उसने कहा, चलेंगे। मिस ब्रॉन्डी चिल्लाई, आप मेरे पापा को ले आओ प्लीज, आप मेरे पापा को ढूंढ लाइए। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मैं तुम्हारे पापा को जल्दी वापस ले आऊंगा। संसोरा का जुआ घर पैराडाइज पाम से बाहर जाने वाली सड़क पर काफी दूर था। ये एक तिमंजिला बिल्डिंग थी। इसके चारों तरफ एक बहुत चौड़ा बरामदा था जिसमें कई कुर्सियां और मेजें लगी हुई थी। दो बड़े बड़े शीशों के दरवाजे थे जिनसे होकर मेन हॉल में जाया जाता था। यद्यपि रात का 1 बज चुका था फिर भी पूरी बिल्डिंग रोशनी से जगमगा रही थी। अनेक लोग बरामदे में बैठे थे और अंदर नृत्य चल रहा था। डेविस ने सड़क के दूसरी छोर पर कार पार्क की, स्कॉच की बोतल उठाई और उसे और खाली करके सैंड बीच पर फेंक दी। मुझे शराब की जरूरत तुमसे ज्यादा है, उसने कहा। मैं उस जगह के भूगोल को पढ़ रहा था। क्या तुम समझते हो कि तुम अंदर चले जाओगे और ब्रॉन्डी को बाहर ले आओगे? डेविस ने रुमाल से मुंह पोंछते हुए कहा। यह बात ठीक है, मैंने कहा। देखो भाई, मैं तो यहीं बैठकर दृश्य का मजा लूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर एक खूबसूरत कहानी लिखूंगा जब वे तुम्हें बाहर निकाल देंगे। बाय द वे, तुम कौन सा फूल पसंद करते हो? तुम अंदर आओगे? मैं यहाँ कुछ नहीं जानता, तुम ही मुझे सारी जगह दिखा रहे हो। किसी भी तरह तुम मुझे ऊपर पहुंचा दो। ब्रॉन्डी वहीं है। ओह नो, डेविस ने जोर देकर कहा। मैं यहीं ठहरूंगा। मैं आसानी से डरता नहीं, पर वो आदमी मुझे चींटी बना देगा। मैंने अपनी पिस्तौल उसकी कलाई पर तानते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलोगे, नहीं तो मैं यहां एक बड़ा छेद बना दूंगा। उसने मेरी तरफ देखा कि मैं गंभीर था। अच्छा, मैं वहां एक ड्रिंक लेने पर जाऊंगा। उसने कार का दरवाजा खोला और हम चल दिए। थोड़ा ही आगे जाकर हम एक जगमगाते हॉल में पहुंच गए। किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम बार काउंटर पर गए। बारमैन ने डेविस को देखा और एक बोतल आगे कर दी। वो शायद डेविस को जानता था। हमने 1-2 पैग ही पिए कि एक पतला दुबला, काले बाल और काली आंखों वाला आदमी पर्दा हटा कर आया और हमारे पास आकर खड़ा हो गया। मिस्टर संसोटा, डेविस ने अपना हैट उतारते हुए कहा, और ये है मेरे मित्र जो यहाँ मनोरंजन के लिए आए हैं, जॉर्ज। यही संसोटा हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था। उसने परिचय कराया। मैंने नोट किया कि वो आदमी काफी सख्त मालूम पड़ रहा था। ओह, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिला दिया। आपका शहर बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, उसने कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें लगातार कुछ ढूंढ रही थी। मैंने डेविस के जूते पर पैर मारा। आज क्या कोई पोकर हो रहा है? मेरा दोस्त खेलना चाहता है। संसोटा ने पहले मुझे देखा, फिर डेविस को देखकर अपनी पलकें घुमा दी। डेविस ने जान लिया कि सब ठीक है, ये ऊपर जा सकते हैं। खेल कमरा नंबर 5 में हो रहा है, उसने बताया। धन्यवाद, मैंने अपना ड्रिंक खत्म करते हुए कहा। मैं अभी आता हूं। डेविस ने अपना सिर हिलाया। मैं अभी 1-2 पैग लूंगा, फिर जाऊंगा।
तुम टैक्सी से वापस आ जाना। ओके। और मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। आधे रास्ते में मैंने पीछे देखा। मैं थोड़ा रुका। फ्लैगर्टी मुख्य दरवाजे से अंदर आया। वो अभी भी अपना वही सूट पहने हुए था। वो बार काउंटर की तरफ बढ़कर डेविस के पास जाने के लिए बढ़ा। मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गया और यह विश्वास पक्का किया कि उसने मुझे नहीं देखा। डेविस अपने बालों में कंघी कर रहा था और मैंने देखा कि फ्लैगर्टी ने अपने आप ड्रिंक खरीदा। मैं बरामदे में से होकर कमरा नंबर 5 की तरफ बढ़ा। कमरे में से कई व्यक्तियों की आवाजें आ रही थी। वहां उस तरफ 3 और दरवाजे थे। मैंने उनको महत्वपूर्ण नहीं समझा और ऊपर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ने लगा। आधे रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई व्यक्ति नीचे वाले रास्ते से ऊपर आ रहा है। मैंने बाकी की सीढ़ियां बड़ी जल्दी जल्दी चढ़ी और पाया कि मैं एक कम रोशनी वाली जगह पर आ गया हूं। मेरे सामने 2 दरवाजे थे। नीचे वाले कदम नीचे के बरामदे में रुके। एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। मैंने अपने सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर कुछ सुनना चाहा, पर वहां चुप्पी थी। मैं दूसरे दरवाजे पर गया। आवाज आ रही थी पर शब्द नहीं सुने जा सके। पर मैंने फिर ध्यान से सुनने की कोशिश की तो मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। यह निश्चित ही ब्रॉन्डी होगा। मुझे यह भी ध्यान आया कि यदि संसोटा ने कमरा नंबर 5 में मुझे नहीं पाया तो वो समझ जाएगा कि मैं किसी और काम से आया हूं। मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। वो एकदम खुल गया। मैं अंदर आ गया। कोने में एक सफेद बालों वाला आदमी ग्रे सूट में बिस्तर पर पड़ा था। उसके सिर और छाती पर खून बह रहा था। उसके दाएं कान के पास की खाल उखड़ गई थी। शायद वहीं से उसे मारा गया होगा। उसके हाथ पलंग की पट्टी से बंधे थे और मुंह बंद था। उस पड़े हुए आदमी के ऊपर एक छोटा सा आदमी झुका हुआ था। उसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। वो अपना एक हाथ उठा ही रहा था कि मैं अंदर पहुंचा। उस छोटे से आदमी की आंख मुझे देखकर और सख्त हो गई। उसका दायां हाथ जरा सा घुमा, फिर मैंने उसे पिस्तौल दिखाई। मुझे यह नहीं करना चाहिए, मैंने धीरे से कहा। मैं कायन हूं। हेलो, दीवार से लग जाओ, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम मेरे शिकार हो, उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा। अभी नहीं, फिर बाद में। हम बाद में ट्राई करेंगे। दीवार की तरफ हो जाओ, मैंने कहा। मुझे घूरते हुए वो दीवार की तरफ हो गया। मुड़ जाओ, मैंने कहा। वो मुड़ गया। मैं उसके पास गया और पिस्तौल के कुंदे से उसके सिर पर वार किया। मैंने बड़ी जोर से उस पर चोट मारी। वो अपने घुटनों के बल झुक गया, पर बेहोश नहीं हुआ था। वो पिछला और मेरे पैर पकड़ने को हुआ। मैंने उसे जोर से बूट की ठोकर मारी और कुंदे से भी वार किया। इस बार वार इतने जोर से था कि वो पीछे को लुढ़क गया और चित्त हो गया। मैंने ब्रॉन्डी के बंधन काटे और उसे बैठाया, पर वो दोबारा बिस्तर पर गिर गया। वो बेहोश हो गया था। पर जैसे ही मैं उसे उठाने झुका, कमरे का दरवाजा खुला और संसोटा अंदर आया। उसने मुझे देखा, फिर उस आदमी को, फिर वो अपना हाथ पीछे की जेब में ले गया। मैंने ब्रॉन्डी को छोड़ दिया। मैं संसोटा के पैरों पर झपटा। उसने मेरे सिर पर चोट करनी चाहिए, पर मैंने बचा लिया और उसकी दाईं आंख पर चोट की। उसका सिर पीछे को हो गया, पर वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं भी खड़ा हो गया। मेरी पिस्तौल बिस्तर पर गिर गई थी। ब्रॉन्डी वैसे ही मरे हुए आदमी की तरह लेटा था। संसोटा मुझ पर झपटा। मैंने उसे पकड़ लिया और नीचे गिरा दिया। उसने मुझे दबाने की कोशिश की, पर मेरा वजन कुछ भारी था। इतने में ही कुछ लोग अंदर आए और मैंने महसूस किया कि कोई बड़ी भारी चीज मेरे सिर पर रख दी गई है। मैंने अपनी आंखें खोली। वो बदमाश मुझे घूर रहा था। क्या हाल है? मैंने उंगली से सिर की वो जगह छुई जहां चोट की गई थी। मेरा सिर दुख रहा था। ज्यादा ठीक नहीं हूं, मैंने कहा। यह सुनकर वो खुश हुआ और बोला, यह तो कुछ भी नहीं है, अभी देखो क्या होगा। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा। यह काफी बड़ा कमरा था। इसमें कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक बिस्तर था जिस पर मैं लेटा हुआ था। साथ में एक कुर्सी थी जिस पर वो बैठा हुआ था और ठीक मेरे सिर के ऊपर नंगे बिजली के तार से बल्ब लटक रहा था। मैं कितनी देर बेहोश रहा? मैंने पूछा। 3-4 घंटे, उसने जवाब दिया। इस समय वो शायद दुनिया का सबसे बड़ा मजाक महसूस कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत सख्त आदमी हूं। मैंने उसके सिर पर देखा जहां से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं थी। ब्रॉन्डी कहाँ है? मैंने पूछा। उसे कहीं पहुंचा दिया गया है। वो अपने अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोच सकता था, इसलिए परेशान हुआ। उसने अपनी एक सिगरेट निकाली और जलाई। एक सिगरेट मुझे भी दी और कहा, सिगरेट पी लो, अब तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रहोगे। मैंने सिगरेट सुलगाई और पूछा, क्यों? उसने सिर हिलाया।
तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। वे लोग ब्रॉन्डी का इंतजाम करके आते ही होंगे। मुझे जैसे डेविस की चिंता हो गई, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, लेकिन मैंने सोचा उसने अपना इंतजाम कर लिया होगा। अच्छा अच्छा, मैंने अपना धुआं उसकी ओर फेंकते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगा। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, कोई चालाकी मत करना, क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा होशियार हूं। मैं उस पर हंसा और कहा, हो सकता है तुमने उसका सबूत दे दिया है। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई और बोला, क्या मतलब? थॉमसन कायन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन चेस्टर कायन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप सोच कर देखो। हाँ, उसने अपने लाल होते हुए चेहरे से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं। ये तुम कहते हो ना? तो देखो, उसने खड़े होते हुए कहा और 1 मिनट बाद ही उसके हाथ में पिस्तौल आ गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो, उसने अपनी उंगली में पिस्तौल घुमाते हुए कहा, क्या तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? तुम मेरे सामने क्या हो? जबकि मेरे हाथ में पिस्तौल हो, तब तुम केवल एक मरियल आदमी साबित होगे। तुम बहुत बकवास करते हो। उसने पिस्तौल को जरा सा दूर करते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा संदेह उभर आया था। ठीक है, मैं बहुत बोलता हूं, लेकिन मैं तुम्हें डरा सकता हूं। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तुम लोग अपना वक्त बर्बाद करते हो। तुम वक्त और एक्शन दोनों का मिलाप नहीं कर सकते। ये कैसे? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तुम लोग गलत तरह से काम करते हो। जरा मुझे दोबारा पिस्तौल दिखाओ। उसने मुझे देखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने अपने आप को ठीक से बिठाया। उसकी पिस्तौल उछलकर एकदम से उसके हाथ में आ गई। वो बहुत फुर्ती दिखा रहा था और मुझे उसे हराने के लिए और ज्यादा चालाकी की जरूरत थी। तुम्हारी पिस्तौल का बैग गलत पोजीशन में होता है, मैंने कहा, यही दिक्कत होती है। लेकिन ये तो बहुत ऊंचा है। पहले तुम इसे नीचे करते हो और इस तरह पिस्तौल निकालने में देर होती है, और जब तुम तैयार होते हो फायर करने से पहले तुम्हें बैरल को नीचे करना पड़ता है। जानते हो, इसी में वक्त बर्बाद होता है। अच्छा, मैं फिर तुम्हें करके दिखाता हूं, उसने पिस्तौल की तरफ देखते हुए कहा। मैंने महसूस किया कि वो मेरी बात से प्रभावित हो गया है। उसने अपनी पिस्तौल फिर से खोली में डाली और फीता ढीला किया, जिससे कि पिस्तौल जरा नीचे की पोजीशन में आ जाए। ठीक है, उसने पूछा। मैं होता तो इसको और नीचे करता, लेकिन मैं लंबा हूं और तुम इतने लंबे नहीं हो। उसने संकोच से मुझे देखा और फीते को दूसरी तरफ से बांधने लगा। और अब वो उस स्थिति में आ गया था जिसमें मैं चाहता था, जिसमें कि मैं उसकी पिस्तौल पकड़ सकूं। पिस्तौल का खोल अब काफी ढीला हो गया था और पिस्तौल निकालने में दिक्कत होगी और इससे उसे फायर करने में वक्त लगेगा। उसने अपने लटकते हुए पिस्तौल को देखा और कहा, अब ठीक है। उसने मुझे घूरा और कहा, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे अब भी अपने ऊपर विश्वास है। मैं किसी को नहीं मारता। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें मुझे मारने का कोई इरादा नहीं। मुस्कुराते हुए वो बोला, मैं एक अच्छा आदमी हूं, ठीक है? मेरे लिए तुम डिट्रॉयर के नामी आदमी हो, लेकिन इतने बड़े नहीं जितना तुम समझते हो। वो कमरे के आर पार घूमने लगा। तभी दरवाजा खुला और किलियानो और फ्लैगर्टी अंदर आ गए। उस आदमी ने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा, हाय बॉस। किलियानो ने उसकी उपेक्षा कर दी और मेरे सामने मुझे देखते हुए खड़ा हो गया। हेलो, मैंने अपनी सिगरेट पीते हुए कहा। फ्लैगर्टी दरवाजे पर बहुत सधा हुआ खड़ा हुआ था। वो लड़की कहाँ है? किलियानो ने मुझे थप्पड़ मारते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम? क्या मैं उसे अपनी पीठ पर रखकर चलता हूं? तुम ठीक तरह से बात करो कायन। हमें वो लड़की चाहिए और उसे पाकर ही रहेंगे। इस बारे में तुम्हें मेरी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे से मदद चाहते हो? मैंने और सिगरेट सुलगाई। बोला, अगर मैं जानता भी होऊंगा तो भी नहीं बताऊंगा। वैसे पिछली रात मैंने उसे शहर से बाहर पहुंचने के लिए काफी पैसा दे दिया था। उसने शहर नहीं छोड़ा है। किलियानो ने बिस्तर को थपथपाते हुए कहा, उसे इतना मौका ही नहीं मिला होगा क्योंकि हमने रास्ते बंद कर दिए थे। तो हो सकता है वो शहर में ही हो। तुम उसे ढूंढते क्यों नहीं? उस आदमी ने मुझे मुक्का मारा, लेकिन मैं पीछे हट गया तथा उसका हाथ बिस्तर की पट्टी पर पड़ा। वो गुस्से में आकर मेरे ऊपर चढ़ाया और एक क्षण के बाद ही मैंने एक पिस्तौल की नोक अपने कान के पास महसूस की। मैं किसी उत्तेजना में नहीं आया। उसने मुझसे कहा, बिल्कुल चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी कनपट्टी उड़ा दूंगा। मैं ठीक हूं, मैंने कहा। वो मुझसे थोड़ा सा दूर हो गया और मैं खड़ा हो गया। देखो भाई, मैंने धूल झाड़ते हुए कहा, इस तरह से हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। मैं बिस्तर पर बैठ गया और मैंने दूसरी सिगरेट सुलगाई। फिर मैंने कहा,
मुझे थोड़ी सी बात करने दो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। उस बदमाश आदमी ने पिस्तौल का खोल खोलना चाहा, लेकिन किलियानो ने उसे रोक दिया। बोलने दो, किलियानो ने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। फ्लैगर्टी और वो बदमाश मेरे बिस्तर के नीचे खड़े हो गए, इस आशय से कि यदि मैं कुछ गड़बड़ करूं तो वो मुझे पकड़ सके। मैंने कई बातें सोची। मैंने किलियानो की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन मैं सोचता हूं कि आप लोग शहर के बड़े आदमी हैं। यहां पर एक हैरिक ही था जो आपके लिए खतरनाक हो सकता था। आप लोग एक कसीनो चलाते हैं जो आपकी जाली करेंसी को बदलने के काम आता है। इस तरह आप लोग जो जाली नोट बनाते हैं उन्हें खेलने वालों के असली नोटों से बदल लेते हैं। क्या आप नहीं जानते कि मैं ये जानता हूं? आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ये बात पता चल सकती है, लेकिन इस एक बात को पता करने के लिए मुझे कोई ज्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ा। बैंक और पुलिस भी आपके साथ है और आप लोग लोगों का मुंह भी बंद कर सकते हैं। जाली नोटों का यहां इस्तेमाल होता है, लेकिन यदि कोई बाहर का आदमी शहर से बाहर ले जाता है तो तुम उसे रोकना चाहते हो। हुआ क्या कि हैरिक को सब बातें पता चल गई कि तुम जाली नोट बनाते हो और उसने खोजबीन शुरू की। उसने पुलिस की मदद नहीं ली क्योंकि पुलिस तुम्हारे साथ मिली हुई थी। उसने तुम्हारे बहुत सारे जाली नोट अपने कब्जे में कर लिए और वो नोट स्टेट बैंक के गवर्नर को पहुंचाना ही चाहता था कि तुमने उसे मार दिया। मैंने अपनी सिगरेट का टोटा फेंक दिया और किलियानो की तरफ देखा। उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसने कहा, आगे बोलो। मैंने फिर बोलना शुरू किया। हैरिक इस शहर का महत्वपूर्ण व्यक्ति था और चुनाव लड़ना चाहता था। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे तुम आसानी से हरा सकते थे। इतने में ही तुम्हें पता चला कि मैं इस शहर में आया हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिस पर हत्या का आरोप आसानी से लगाया जा सकता है। तुमने सब बातें ठीक की और मुझे हत्यारा व्यक्ति बनाना चाहा, लेकिन कुछ चीजें तुमसे छूट गईं। तुम भूल गए कि ब्रॉन्डी के पास कुछ सबूत हैं और तुमने उस लड़की को भी ठीक तरह से नहीं समझा जिसने मुझे इस कीचड़ से निकाला। तुम समझते थे कि वो तुम्हारे अनुसार काम करेगी। वो लड़की तुम्हारे सारे कारनामों पर पूरी तरह रोशनी डाल सकती है। उसके बिना तुम कोई बात नहीं छुपा सकते। किलियानो ने अपनी सिगरेट सुलगाई और कहा, शट अप। ओके, मैंने कहा। अब किलियानो ने फ्लैगर्टी की ओर देखा और कहा, इसे बहुत कुछ मालूम है। हमें दूसरी तरह से काम करना होगा। इस पर हत्या का मुकदमा चलाने की जगह इसकी ही हत्या करनी होगी। फिर एक क्षण रुककर उसने कहा, तुम इसे मार डालो और ये रिपोर्ट लिखो कि ये अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए मारा गया। फ्लैगर्टी ने कहा, ठीक है, इस काम को जल्दी शुरू करो क्योंकि ये बड़ा खतरनाक आदमी है। वो तो मैं हूं ही, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, और इससे निपटने के बाद हम उस लड़की को भी देख लेंगे क्योंकि वो अभी शहर के बाहर नहीं जा सकती है। किलियानो ने कहा, हाँ, यह आइडिया बुरा नहीं है और इस तरह हमें इन दोनों से ही छुटकारा मिल जाएगा। किलियानो ने सिर हिलाया। हमें इसके लिए एक शो करना होगा। हम उसको चुप रखेंगे और कहीं पर उसे रास्ते में बाहर कर देंगे। किलियानो ने छोटे आदमी बैट की तरफ देखकर कहा, क्या तुम उसे संभाल सकते हो? जरूर, क्यों नहीं, उसने हंसते हुए कहा। किलियानो खड़ा हो गया। इससे जल्दी छुटकारा पालो, उसने फ्लैगर्टी से कहा। जब तक फ्रेट्सी जिंदा है तब तक तुम सुरक्षित नहीं हो। वो अंत में तुम्हें पकड़ ही लेगा। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद करके धीरे से बाहर चला गया। उस छोटे आदमी ने फ्लैगर्टी की ओर देखा और पूछा, अभी? नहीं, यहां नहीं, फ्लैगर्टी ने कहा। हम इसे कुछ दूर ले जाकर मारेंगे। फ्लैगर्टी गाड़ी चला रहा था। मैं पीछे सीट पर बैठा था। कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी शायद ये अंतिम यात्रा है, उस मोटे आदमी ने पूछा। ठीक हूं, लेकिन तुम निश्चित रूप से कह सकते हो कि तुम मुझे मार दोगे? जरूर, अब तुम हमारे हाथ में हो। तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम्हें किसी और को भी तो पकड़ना होगा, मैंने कहा। नहीं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा और तुम्हारा मुकाबला होगा और तुम बिना लड़े मुझे नहीं मार सकते। उसने मेरे चेहरे पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहा, शट अप। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। तुम में जरा भी हिम्मत नहीं है, करके तो देखो। फ्लैगर्टी ने बीच में टोक कर कहा, हम तुम्हारे जैसे सांप को नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे कुछ भी हो। देखा, मैंने उस मोटे आदमी से कहा, तुम्हारा दोस्त भी मुझे तुमसे अच्छा आदमी समझता है। यह सुनकर उसने लंबी सांस ली। बोला,
तुम इतने अच्छे नहीं हो और मैं तुम्हें हाथों पर उठा सकता हूं। तुम बहुत बेवकूफ हो। यह कहकर जैसे ही मैंने सिर कार से बाहर करना चाहा, उसने मुझे मारना चाहा, लेकिन मैंने अपना सिर हटा लिया और उसका मुक्का कार के शीशे पर लगा और कार का शीशा टूट गया। तुम इसे बाहर निकालो, उसने कहा। तुम इस रोड़े को रास्ते में ही मार डालो। तुम डेट्रॉयट के इतने बड़े आदमी होकर एक छोटे से सिपाही के हुक्म पर चल रहे हो, मैंने धीरे से कहा। तब तक हम समुद्र के किनारे निर्जन में आ गए। सवेरे की रोशनी में नावों की रोशनी मंद हो गई थी। यह बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी मंजिल बहुत दूर नजर आ रही थी। बाहर आ जाओ, फ्लैगर्टी ने कहा। हम बाहर आ गए। मैं इसको दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं इससे ज्यादा तेज आदमी हूं और मैं इसे ये मनवा कर रहूंगा, उस मोटे बदमाश ने कहा। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। इसको समुद्र में कूदने के लिए कहो, फ्लैगर्टी ने कहा। मैंने उस आदमी से कहा, यह समझता है तुम इसके नौकर हो। फ्लैगर्टी का हाथ अपने कोट की जेब में जा रहा था कि उस आदमी ने रोक दिया। तुम इस तरह से करोगे तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। मैं सिपाहियों को पसंद नहीं करता और ये बात मैं इसको भी बता देना चाहता हूं। मोटे ने मेरी ओर इशारा करके कहा, तुम बहुत बुरे आदमी हो। अगर वो तुम्हें पीटे और हम दोनों को मार दे तो? मोटे आदमी ने घूरा और कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने फ्लैगर्टी की पिस्तौल ले ली और उसे खोल दिया। उसके कारतूस रेत में गिर गए। देखो, उसने कहा, इसके पास एक खाली बंदूक है और मेरे पास भरी हुई। वो मुझे पीट भी देगा तो मार नहीं सकता। इसे उठाओ, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। श्योर, मैंने कहा। मैं तुम्हें तेजी दिखाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, इसे ले लो, उसने गुस्से से कहा। उसने पिस्तौल मेरी तरफ फेंक दी और यह बड़ी आसानी से मेरे हाथ में आ गई। कैसी है? उसने पूछा। अच्छी है, मैंने जवाब दिया और उसे घुमाया और अपनी पैंट पर रगड़ा। ओके, उस दुष्ट आदमी ने कहा। तुम तैयार हो? जल्दी मत करो, मैंने कहा। मैं जरा इसको देख तो लूं। आहा, वो आदमी हंसा। तुम मुझे मारोगे? उसे मार डालो, फ्लैगर्टी घुराया। जल्दी से मारो। हे, उसने कहा। अच्छा भाई, अब तुम्हारा पर्दा गिरता है। वो बड़ी सावधानी से अपने पैर रेत में जमा पाया। मुझे पता था कि मेरी पिस्तौल खाली है, फिर भी वो डर रहा था। मैं तुम्हें अपनी पिस्तौल चलाने का वक्त दूंगा, मैंने कहा। कोई भी आदमी इससे पहले कि मैं उसे मारूं पहल करता है, तभी मैं उसे मारता हूं। उसने मेरी तरफ घूरा। सिर्फ इस बार मैं किसी को मारूंगा, वो बोला। तब हमने अपनी अपनी पिस्तौलें संभाली। यदि उसने अपनी पिस्तौल का खोल ढीला नहीं किया होता तो वो मुझे मार देता, लेकिन जैसे ही उसने पिस्तौल पर हाथ रखा तो क्षण भर के लिए ही मुझे वक्त मिल गया और मैंने उछलकर उसके हाथ पर हाथ रख दिया। मैं तुम्हें मारूंगा, मैंने कहा और उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो थोड़ा सा पीछे को हटा। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी गन लेकर पीछे को हो गया, क्योंकि फ्लैगर्टी मेरे ऊपर आना चाहता था। मैंने फ्लैगर्टी के चेहरे पर पैर मारा और फिर घुमा और पिस्तौल के घोड़े से उसके कान पर वार किया। दोनों नीचे रेत पर गिर पड़े। उनके हाथ फैल गए और चेहरा जैसे सवेरे के आकाश को देखने लगा। इस तरह से मैंने उनसे छुटकारा पाया। सूरज की तेज रोशनी लकड़ी के दरवाजे पर पड़ रही थी और जैसे ही मैं जागा, श्रीमती डोआल मेरे सामने खड़ी थी। मैंने अपने बालों में उंगली घुमाते हुए कहा, क्या मैं बहुत सोया हूं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूं। डेविस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मैं उसे यहां भेजूं? श्योर, मैंने कहा और उसने बांस की मेज पर कॉफी की ट्रे रख दी। मैंने समय पूछा। उसने बताया कि 12 बजे हैं और वो चली गई। मैंने प्याले में कॉफी डाली और सिगरेट सुलगा ही रहा था कि डेविस अंदर आया। हेलो, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने जवाब में ऊंचे बोलते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें दोबारा देख सकूंगा, और ना ही मुझे। मैंने सामने पड़ी कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ विस्की होगी? उसने अपनी पैंट की पिछली जेब से एक विस्की की आधी बोतल निकाली और मुझे दे दी। मैं वाकई में बहुत घबराया हुआ था। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाते हुए कहा। मैंने थोड़ी सी स्कॉच अपनी कॉफी में डाल ली और बोतल उसे वापस कर दी। उसने भी जरा सी स्कॉच ली और बोतल अपनी जेब में रख ली। अच्छा, अब जरा जल्दी चलो, उसने बेसब्री से कहा। तुम्हें अपने आप को मरा हुआ दिखाना है। तुम्हें क्या हो गया? जैसे ही फ्लैगर्टी अंदर आया मुझे बहुत बुरा लगा। मैं हंसा और कहा, मैंने तुम्हें देखा था, तुम एक थके हुए आदमी लग रहे थे। मैं तुम्हें बताऊं, डेविस ने कहा, वो क्षण कितना अजीब था जब फ्लैगर्टी और संसोटा आपस में मिले। संसोटा ने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि मैं तुमको लाया हूं।
उसके बाद उसने तुम्हारी रूपरेखा बताई, जिससे फ्लैगर्टी ने एकदम अनुमान लगा लिया कि तुम कायन हो। मैंने भी उसकी बात सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। मैंने उसको भी कहा कि तुम पोकर खेलना चाहते थे और मुझे यहां बाथरूम में मिले थे। मैंने ऐसा जताने की कोशिश की कि मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके बाद जब फ्लैगर्टी को यह विश्वास हो गया, तब वो मुझे एकदम भूल गया और तुम्हें ढूंढने लगा। और मैंने अब तुम्हारे बारे में एक छोटा सा लेख लिखा है, जिसमें आशा है कि तुम मर गए होगे। लेकिन मैं आज फ्लैगर्टी से मिला। उसका आधा दिमाग काम कर रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि तुम भाग निकले। तुम फ्लैगर्टी से क्यों मिले? ये लोग गिल की हत्या का आरोप तुम्हारे ऊपर लगाना चाहते हैं। मैंने तुम्हारे ऊपर जो लेख लिखा है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? मैंने अपना सिर हिलाया और पूछा, ब्रॉन्डी की कोई खबर? सिर्फ इतना कि वो लापता है। वे सब इन सारी चीजों के बारे में तुम्हारा हाथ होना सिद्ध करना चाहते हैं। मैं पीछे तकिए पर लेट गया और कहा, हमें सब कुछ मिलकर सोचना चाहिए। ये लोग ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है जिससे उनसे निपटा जा सकता है। कौन सा रास्ता? उसने पूछा। ऐसी चाल चलो कि ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। मुझे जरा सी प्लानिंग और सोचने की जरूरत है। मैं इस उलझन से तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक कि सारी बातें साफ नहीं हो जाए। किलियानो, स्प्रिट्जा, फ्लैगर्टी और ये नया बदमाश बैट, जब तक इन लोगों को नहीं लड़ाया जाएगा तब तक इनका यह संगठन समाप्त नहीं होगा। मुझे उम्मीद है यह होगा, लेकिन तुम ये कैसे करना चाहते हो? डेविस ने पूछा। मुझे एक रास्ता मिला है। मेरे से तुम क्या चाहते हो? डेविस ने फिर कहा। तुम मेरा साथ दोगे? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, श्योर। यदि तुम चाहते हो और मेरी छिपकर मदद नहीं ले सकते हो तो मैं खुले रूप में आ जाऊंगा। जैसे तुम चाहते हो वैसा करो, मैं तैयार हूं। मुझे तुम्हारा काम करने का तरीका पसंद है। बहुत अच्छा, मैंने कहा। सबसे पहले किलियानो द्वारा बनाए गए जाली नोट अपने कब्जे में करते हैं और फिर वो जगह जाननी है जहां ये नोट बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह आसानी से छिप जाती है। क्या तुम इसका पता कर सकते हो? उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कोशिश करूंगा। और तब ब्रॉन्डी का पता लगाना है। मुझे उस छोटी लड़की की चिंता है, क्योंकि हमने उससे कहा है कि उसके पिता को हम वापस लाएंगे। तुमने इसके बारे में कुछ सोचा? मुझे तो लगता है कि उसे मार दिया गया है। मुझे खुद ही ऐसा लगता है। वे उसे क्यों छोड़ेंगे? अब तुम क्या करोगे? मैं टिम के पास जाऊंगा। वो कहाँ है? वो मिस वंडरली की देखरेख कर रहा है। डेविस ने आश्चर्यचकित होकर देखा। मुझे ऐसा ही लगता था। तुम उस लड़की की पूरी तरह देखरेख करो, क्योंकि वे लोग उसे पकड़ना चाहते हैं। वे उसे नहीं पकड़ पाएंगे। उसको छोड़ो और ये देखो कि आगे क्या कर सकते हो। जब वो चला गया तो मैंने अपने कपड़े पहने। श्रीमती डुआल किचन से बाहर आई और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे बता दिया कि मैं टिम के पास जा रहा हूं। उसे घर आने के लिए कहना। मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। वो एक स्कूली लड़की की तरह शर्मा गई। उसको कह दूंगा। मैंने उससे कहा और खिड़की के बाहर बोर्ड की तरफ देखा। वहां आसपास कोई भी नहीं था। मैं बाहर जाना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि सब ठीक है कि नहीं। जरा देखकर बताओ। वो बाहर गई और कुछ मिनट के बाद ये खबर लेकर लौट आई कि बाहर सब ठीक है। मैंने उसे धन्यवाद दिया और बोट की तरफ चला गया। जब मैं एक तीसरा रास्ता पार कर रहा था तो देखा सामने से एक हाथ से नाव चलाता हुआ कोई आ रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर इशारा किया। मैंने देखा कि वो टिम था। उसके चेहरे पर पसीना आ रहा था और आंखों में ठंडापन था। उसके हाव भाव से मुझे पता चल गया कि वे लोग मिस वंडरली को उठाकर ले गए हैं। जब मैंने हॉल में प्रवेश किया तो छोटे छोटे स्टूल्स पर कई लोग बैठे थे। उन्होंने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे आपस में बात कर रहे थे और ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि वे फ्रैंक सिनेटी को कितना प्यार करते हैं। मैंने किलियानी के घर पर टेलीफोन किया। वहां मुझे पता चला कि वो सिटी हॉल में है। मैंने सिटी हॉल को कॉल मिलाई। उधर से एक लड़की की आवाज आई जो ये जानना चाहती थी कि मैं कौन बोल रहा हूं। ये तुमको किलियानो ही बताएगा, यदि वे चाहे तो, मैंने कहा। एक क्षण के बाद किलियानो की आवाज आई। मैं कायन बोल रहा हूं। मैंने तेज आवाज में कहा, वंडरली को मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं शहर में कुछ ऐसा करूंगा जो इतिहास में याद रखा जाने लायक होगा। मैं आसानी से हार मानने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे वो सब कुछ मिल गया है जो मुझे तुमसे चाहिए था। अब मैं अपना काम करूंगा। तुम जो कुछ करना चाहो करो। किलियानो हंसा। वंडरली ने उस कागज पर दस्तखत कर दिए हैं।
उसने ये मान लिया है कि तुमने हैरिक का खून कर दिया है। कहो कैसी रही? हमें ये केस एक खुले हुए केस के रूप में मिल गया है और मैं तो खुद ही तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने ऑर्डर कर दिया है कि तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। ओके किलियानो, मैंने कहा, अब के बाद हमारी कोई बात नहीं होगी। मैं इस बात का बदला लूंगा। कोई गलती मत करना, क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने रिसीवर नीचे रख दिया और टिम के साथ मरकरी पोर्टेबल में आ गया। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। वंडली जेल में है, मैंने कहा और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। किलियानो कहता है कि उसने ये मान लिया है कि हैरिक को मैंने मारा है। टिम ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखा। उसने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि अब क्या होगा। हम वापस तुम्हारे घर जाएंगे और इस बारे में प्लान बनाएंगे। मुझे उसे उन लोगों के कब्जे से बाहर करना होगा। यह काम चाहे जितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं ये अवश्य करूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उसकी गिरफ्तारी के बाद क्या करना चाहोगे। उन्होंने इन सब बातों का इंतजाम कर लिया होगा। लेकिन मैं उस लड़की को उन लोगों के हाथों में नहीं छोड़ सकता। मुझे उसको बाहर करना ही होगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि तुम ये काम कैसे करोगे। मैंने अपनी उंगलियां मरोड़ी और पूछा, क्या तुम किसी वकील को जानते हो? जेट जानता होगा। हमें एक वकील चाहिए। जल्दी ही जेट से उसका पता करो। जैसे ही हम टिम के घर पहुंचे, मैंने डेविस को फोन किया। वो भी हमारा इंतजार कर रहा था। डेविस बहुत जल्दी लाइन पर आ गया। उन्होंने वंडरली को कब्जे में कर लिया है। मैंने डेविस को बताया। एक बदमाश ने उनकी सहायता की। उन लोगों ने उसे डरा धमका कर किसी एक दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए हैं। उसके लिए एक वकील चाहिए। हाँ, डेविस ने कहा। कॉम्पीजर इस काम को कर सकता है। उसका किलियानो से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वंडरली है कहाँ? जेल में। और सुनो, पैसे की चिंता मत करना। वकील से कहो कि सब काम ठीक तरह से करे। वकील से बात करने के बाद तुम यहां जाओ, मैं फिर तुमसे बात करूंगा। टिम मेरी तरफ देख रहा था। उसने पूछा, डेविस ये काम करेगा? मैंने सिर हिलाया और कहा कि वो जैसे ही वकील से मिलेगा यहां आएगा। मैं उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पास आ गया। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। इससे पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक उदासी मेरे मन में छाई हुई थी। मैं पीला पड़ रहा था। मुझे लगा जैसे मैं बीमार पड़ रहा हूं। मैं चाहता था कि मैं जेल में पहुंच जाऊं और फायर करना शुरू कर दूं। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि मेरा क्या होगा, लेकिन मैं उस चूहे को मारना चाहता था जिसकी वजह से वो उन बदमाशों के चंगुल में फंसी थी। मुझे एक ड्रिंक दो, मैंने कहा। टिम ने मुझे विस्की का एक गिलास दिया। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अपने आप को इस मामले से बाहर कर लो। मैं न जाने अभी शहर में क्या करूंगा। बैठ जाओ और शांति रखो, टिम ने कहा। शांति की ऐसी की तैसी। मैंने अभी तक ये अनुभव ही नहीं किया था कि वो मेरे लिए क्या है। यदि मुझे वंडरली वापस नहीं मिली तो या तो किलियानो रहेगा या मैं, और मैं उससे पहले ये लड़ाई खत्म नहीं करूंगा। मैं उसे वापस लाना चाहूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा बचेगा नहीं। शांति से काम लो, धीरज रखो, टिम ने कहा और मुझे एक कुर्सी पर बैठा दिया। वो बोला, मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन इसमें जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। इसके लिए एक ही रास्ता है कि अक्ल से काम लो। अगर तुम दोनों पैरों से कूद जाओगे तो किलियानो की साजिश का शिकार हो जाओगे। मैंने गहरी सांस ली। तुम ठीक कहते हो टिम। हालांकि मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन यह भी ठीक है कि मुसीबत का सामना ऐसे नहीं किया जाता। लेकिन किसी भी तरह से उसे जल्दी से निकालने के लिए मुझे उस जेल को देखना जरूरी है। तुम जेट का इंतजार करो, टिम ने सलाह दी। वो जेल के बारे में जानता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उठा लिया जाए। ठीक है, हम जेट का इंतजार करेंगे। हमें जेट का 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ा। मेरे जीवन में इतने लंबे घंटे कभी नहीं आए और मैं ऐसा समय दोबारा कभी नहीं जीना चाहता। डेविस 3 बजे के लगभग आया। गर्मी बहुत हो रही थी। उसने दरवाजे के बीच में खड़े होकर हमारी तरफ देखा। मैंने कॉम्पीजर को नियुक्त कर लिया है, उसने कहा, और वो उसे देखने के लिए गया है। जैसे ही वो उससे बात करेगा वो यहां आ जाएगा। बैठ जाओ। क्या यह सच है कि उसने किसी स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? मैंने पूछा। हाँ, और उन्होंने उस बयान को प्रेस में दे दिया है। यह शाम के पेपर में आएगा। उन्होंने कम से कम 6 घंटे लगाए और तब जाकर कहीं उससे यह काम करवा सके। उसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सफेद हो गया। मुझे यह नहीं मालूम कि वे लोग उसका क्या करेंगे। हो सकता है वे उसे इसकी कीमत दें। मैंने एक सिगरेट सुलगाई
और एकदम डेविस से पूछा, उसे वहां से बाहर कैसे लाया जा सकता है? उसने बड़ी अविश्वास भरी नजर से मुझे देखा और बोला, उसे वहां से बाहर निकालना असंभव है। उसे बाहर निकालने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो जेल किले की तरह है और फ्लैगर्टी ने अपने 20 आदमी जेल के बाहर तैनात किए हुए हैं। मैं कॉम्पीजर के साथ वहां गया था और उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। उन्हें यह भी आशा है कि तुम अंदर जाने की कोशिश करोगे, इसलिए उन्होंने कई तरह की सर्च लाइट छत पर लगा रखी है और वहां का हर एक सिपाही थॉमसन की तरह से ताकतवर है। वहां खोजी कुत्ते भी लगा रखे हैं। कायन, कोई चांस नहीं। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं उसे जेल से बाहर लाऊंगा। जरा बताओ तो क्या करोगे? डेविस ने पूछा। क्या वो जगह सड़क के किनारे है? उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। वो जगह सड़क से 4 मील दूर है और चौथे हाईवे के ऊपर। शहर छोड़ते ही इस स्थान को देखा जा सकता है। मैं अभी बाहर जाऊंगा और इसे देख लूंगा। कॉम्पीजर कब तक आ जाएगा? लगभग 1 घंटे के बाद, डेविस ने कहा। मैं तुम्हें जेल तक ले जाऊंगा और रास्ते में कॉम्पीजर को ले लूंगा। फिर तुम वहां अकेले किसी तरह से चले जाना, जैसे रात को गए थे। ओके, मैंने कहा और पुलिस की स्पेशल गन 38 मैंने ले ली। ये एक अच्छी गन थी, लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि मेरा पिस्तौल होता तो अच्छा था। मैंने इसको चेक किया और फिर अपनी पैंट में छिपा लिया। क्या तुम अब भी मेरा साथ दोगे? मैंने डेविस से पूछा। श्योर, क्यों नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैं अब वापस नहीं लौटूंगा और अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। उसने अपना सिर हिला दिया और कहा, मैं अपनी बात पर दृढ़ हूं। मैंने टिम की तरफ देखा और कहा, तुम? उसने भी हामी में सिर हिलाया। मैं दरवाजे की तरफ आ गया और डेविस मेरे पीछे पीछे आया। कॉम्पीजर एक छोटे कद का आदमी था, उम्र लगभग 40 साल, चेहरा बड़ा और मूछें काली। उसकी नीली आंखें तेज और ठंडी थी, लेकिन उससे बात करने पर पता चला कि वो बहुत जानता है। वो लड़की उसी जगह है जहां वे उसे ले जाना चाहते थे। मुझे नहीं मालूम उन्होंने उसके साथ क्या किया, लेकिन वो अच्छा सलूक नहीं था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और ऐसा जैसे कि वो कहना चाहता हो कि मिस वंडरली ने अपने आप को ऐसे दिखाया जैसे कि वो मर गई हो। उसने तुमसे क्या कहा? मैंने पूछा। उसने सिगरेट के धुएं को फेंका और कहा, उसने बयान दिया है कि हैरिक को उसने मारा है। बस उसने यही कहा। मैंने उसे समझाया कि वो मुझे सच बता दे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ यही कहती रही कि उसने हत्या की है, मुझे अकेले छोड़ दो। कॉम्पीजर ने फिर सिर हिलाया और कहा, यह केस हाथ से निकल गया है और अब कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ओके, मैंने कहा, लेकिन उससे जितनी बार मिल सको मिलो और उसके लिए काम करते रहो। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। उसने मेरी तरफ गंभीर मुद्रा में देखा और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सुन चुका हूं। तुम्हारी प्रसिद्धि बहुत है। यदि तुम कानून अपने हाथ में लोगे और हिंसा पर उतर आओगे तो उस लड़की की कोई रक्षा नहीं कर सकता। वे उस पर मुकदमा चलाएंगे और या फिर से उसका कोई एक्सीडेंट करा देंगे। मैं किलियानो और फ्लैगर्टी दोनों को जानता हूं। वे लोग कहीं नहीं रुकेंगे। चुनाव भी बहुत पास आ रहे हैं और वे चाहेंगे कि हैरिक की हत्या की बात सुधर जाए। इसलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाओ। मैं सावधान रहूंगा, मैंने कहा। एक क्षण रुककर उसने पूछा, क्या तुम उसे जेल से निकालने की सोच रहे हो? मैंने डेविस की तरफ नजर की। उसने हामी में सिर हिलाया। मेरा यही विचार है कि आज दोपहर को वहां जाऊंगा और वो जगह देखूंगा, मैंने कहा। तुम उसे जिंदा बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन यही हमारा आखिरी चांस है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें अंदर से कोई भी मदद मिली तो भी यह काम असंभव है। अंदर की मदद से क्या मतलब? उसने अपने कंधे उचकाए और कहा, अंदर एक सिपाही है जिसे मैं जानता हूं। पता नहीं वो कुछ कर सकता है या नहीं। ये काम तो होगा ही, मैंने जोर देकर कहा। जरा उस सिपाही के बारे में बताओ। उसका नाम टॉम मिशेल है। फ्लैगर्टी उसकी पत्नी को फंसाना चाहता था। वो सब जानता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। तुम उससे बात करके देख लेना। मुझे इस बात के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी कि मैं किससे बात करूं, मैंने कहा। मिशेल एतबार का आदमी है और वो फ्लैगर्टी के खिलाफ कुछ भी करने में मदद कर सकता है, लेकिन इस वक्त वो तुम्हें जेल के भूगोल के अलावा कुछ नहीं बता सकता और उसे सारी बात भी बताई नहीं जा सकती।